पूरे समर्पण के साथ पतिव्रता का धर्म निभाने वाली वैदेही के प्रति उसके पति की मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ चुकी थीं। रात की खामोशी को तोड़ते हुए दरवाजा पीटने की बढ़ती आवाज से चौंक कर भास्कर बाबू जाग गए थे। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? यह सोचकर दिल किसी आशंका से धड़क उठा। उन्होंने एक नज़र गहरी नींद में सोती अपनी पत्नी सौंदर्या पर डाली और दूसरे ही क्षण उसे झकझोर कर जगा दिया। क्या हुआ? कौन है? वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ यह तो मुझे भी नहीं पता, पर काफ़ी देर से कोई हमारा दरवाज़ा पीट रहा है, भास्कर ने स्पष्ट किया। अच्छा, पर आधी रात को कौन हो सकता है? सौंदर्या ने कहा और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कौन है? कौन दरवाज़ा पीट रहा है? उसने प्रश्न किया। आंटी, मैं हूँ, प्रिंसी। यह तो धीरज बाबू की बेटी प्रिंसी का स्वर है, सौंदर्या बोली और उसने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो प्रिंसी और उसकी छोटी बहन सुचि खड़ी हैं। क्या हुआ बेटी? सौंदर्या ने चिंतित स्वर में पूछा। मेरी मम्मी के सिर में चोट लगी है आंटी, बहुत खून बह रहा है, प्रिंसी बदहवास स्वर में बोली। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पता नहीं आंटी, मम्मी को मारने पीटने के बाद कहीं चले गए, प्रिंसी सुबह उठी। सौंदर्या दोनों बच्चियों का हाथ थामे सामने के फ्लैट में चली गई। वहाँ का दृश्य देखकर तो उसके होश उड़ गए। उसकी पड़ोसन वैदेही खून में लथपथ बेसुध पड़ी थी। वह उल्टे पांव लगभग दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और पति से बोली, भास्कर, वैदेही बेहोश पड़ी है, सिर से खून बह रहा है। लगता है उसके पति ने उसका सिर फाड़ दिया है। बच्चियां रो रो कर बेहाल हुई जा रही हैं। तो कहो ना उसके पति से कि वह अस्पताल ले जाए। हम कब तक पड़ोसियों के झमेले में पड़ते रहेंगे? वह घर में नहीं है। क्या घर में नहीं है? पत्नी को मरने के लिए छोड़कर आधी रात को कहाँ भाग गया डरपोक? मुझे क्या पता, पर जल्दी कुछ करो, नहीं तो वैदेही मर जाएगी। तुम ही बताओ, आधी रात को बच्चों को अकेले छोड़कर कहाँ जाएं हम? भास्कर खींच उठा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस जल्दी से फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लो। तब तक मैं श्यामा बहन को जगाकर बच्चों के पास रहने की उनसे विनती करती हूँ। इतना कहकर सौंदर्या पड़ोसिन श्यामा के दरवाजे पर दस्तक देने चली गई थी और भास्कर बेमन से फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करने लगा। श्यामा सुनते ही दौड़ी आई और दोनों पड़ोसिनें मिलकर वैदेही के बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगीं। एम्बुलेंस आते ही बच्चों को श्यामा की देखरेख में छोड़कर भास्कर और सौंदर्या वैदेही को लेकर अस्पताल चले गए। इस बेचारी की ऐसी दशा किसने की है? कैसे इसका सिर फटा है? आपातकालीन कक्ष की नर्स ने वैदेही को देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। देखिए सिस्टर, यह समय इन सब बातों को जानने का नहीं है। आप तुरंत इनकी चिकित्सा शुरू कीजिए। यह तो पुलिस केस है, आप इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाइए। नर्स पर वैदेही की गंभीर दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भास्कर नर्स के साथ बहस करने के बजाय मरीज को सरकारी अस्पताल लेकर चल पड़े। वैदेही को अस्पताल में दाखिल करते ही गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। कक्ष के बाहर बैठे भास्कर और सौंदर्या वैदेही के होश में आने की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर से खुद पर नियंत्रण रखती सौंदर्या अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। झिलमिलाते आंसुओं के बीच पिछले कुछ समय की घटनाएं उसके दिलो दिमाग पर हथौड़े जैसी चोट कर रही थीं। कुछ बातें तो उसके स्मृति पटल पर आज भी ज्यों की त्यों अंकित थीं। उस रात कुछ चीखने चिल्लाने के स्वर सुनकर सौंदर्या चौंक कर उठ बैठी थी। कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद उसकी समझ में आया था कि जो कुछ उसने सुना वह कोई स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत थी। चीखने चिल्लाने के स्वर लगातार पड़ोस से आ रहे थे। अवश्य ही कहीं कोई मारपीट पर उतर आया था। सौंदर्या ने पास सोते भास्कर पर एक नज़र डाली थी। क्या गहरी नींद है? एक बार सोचा कि भास्कर को जगा दे, पर उसकी गहरी नींद देखकर साहस नहीं हुआ। वह करवट बदलकर खुद भी सोने का उपक्रम करने लगी, पर चीखने चिल्लाने के पूर्ववत आते स्वर उसे परेशान करते रहे थे। सौंदर्या सुबह उठी तो सिर बहुत भारी था। क्या हो गया? सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम अब तक उठी नहीं हो? आज बच्चों की छुट्टी है क्या? भास्कर ने चाय की प्याली थामे कमरे में प्रवेश किया था। पता नहीं क्या हुआ है, जो सुबह ही सुबह सिरदर्द से फटा जा रहा है।
चाय पीकर कुछ देर सो जाओ, जगह बदल गई है, इसीलिए शायद रात में ठीक से नींद ना आई हो। भास्कर ने आश्वासन दिया। तो सौंदर्या रोआसी हो उठी थी। सोचा था अपने नए फ्लैट में आराम से चैन की बंसी बजाएंगे, पर यहाँ तो पहली ही रात को सारा रोमांच जाता रहा। ऐसा क्या हो गया? उस दिन तो तुम बेहद उत्साहित थीं कि पुरानी गलियों से पीछा छूटा, नई पॉश कॉलोनी में सभ्य और सलीकेदार लोगों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। पर अब क्या हुआ? भास्कर ने प्रश्न किया था। यहाँ तो पहली रात को ही भ्रम टूट गया। ऐसा क्या हो गया जो सारी रात तुम्हें नींद नहीं आई? भास्कर ने कुछ रोमांटिक अंदाज में कहा। प्रिय, देखो तो कितना सुंदर परिदृश्य है। उगता हुआ सूरज और दूर तक फैला हुआ सजा समरा हरा भरा बगीचा। एक अपना वह पुराना बारादरी मोहल्ला था जहाँ सूर्य निकलने से पहले ही लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते थे, वह भी छोटी छोटी बातों को लेकर। इतना प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। वह घर हम अवश्य छोड़ आए हैं, पर वहाँ का वातावरण हमारे साथ ही आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जगह बदलने से मानव स्वभाव नहीं बदल जाता। रात को पड़ोस के फ्लैट से रोने बिलखने के ऐसे दयनीय स्वर उभर रहे थे कि मेरी तो आंखों की नींद ही उड़ गई। बच्चे भी जोर से चीख कर कह रहे थे कि पापा मत मारो मम्मी को। अच्छा, मैंने तो समझा था कि यह सभ्य लोगों की बस्ती है, पुरानी बारादरी थोड़े ही है। यहाँ के लोग तो मानवीय संबंधों का महत्व समझते होंगे, पर लगता है कि सौंदर्या ने पति की बात बीच में काट कर वाक्य पूरा किया कि मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह पुराना बारादरी मोहल्ला हो या फिर शहर का सभ्य सुसंस्कृत आधुनिक मोहल्ला। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं तभी जाकर उस वीर पति को सबक सिखा देता। अपने से कमज़ोर पर रौब दिखाना, हाथ उठाना बड़ा सरल है। ऐसे लोगों के तो हाथ तोड़कर हाथ में दे देना चाहिए। देखो, बारादरी की बात अलग थी, यहाँ हम नए आए हैं, हम क्यों व्यर्थ ही दूसरों के फटे में पाँव डालें? सौंदर्या ने सलाह दी। यही तो बुराई है हम भारतीयों में, पड़ोस में खून तक हो जाए पर कोई खिड़की तक नहीं खुलती। भास्कर खींच गया था। दिनचर्या शुरू हुई तो रात की बात सौंदर्या भूल ही गई थी, पर नीलम और नीलेश को स्कूल बस में बिठा कर लौटी तो सामने के फ्लैट से 3 प्यारी सी बच्चियों को निकलते देखकर ठिठक गई थी। सबसे बड़ी 10 वर्षीय और दूसरी दोनों उससे छोटी थीं। तीनों लड़कियां मानो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं। सीढ़ियां चढ़ते ही सामने के फ्लैट का दरवाज़ा पकड़े एक महिला खड़ी थी। दूधिया रंगत, तीखे नाक नक्श। सौंदर्या ने महिला का अभिवादन किया तो वह मुस्कुरा दी थी, बेहद उदास फीकी सी मुस्कान। मैं आपकी नई पड़ोसिन सौंदर्या हूँ, उसने अपना परिचय दिया था। जी, मैं वैदेही। इतना कहते कहते उसने अपने फ्लैट में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। भारी कदमों से सौंदर्या अपने फ्लैट में आई थी। अजीब बस्ती है, यहाँ कोई किसी से बात तक नहीं करता। इससे तो अपनी पुरानी बारादरी अच्छी थी कि लोग आते जाते हालचाल तो पूछ लेते थे। दाल चावल बीनते, सब्जी काटते पड़ोसने बालकनी में भी छत पर खड़ी हो सुख दुख की बातें तो कर लेती थीं और मन हल्का हो जाता था। पर इस नए परिवेश में तो 2 मीठे बोल सुनने को मन तरस जाता है। यही क्रम जब हर 2-3 दिन पर दोहराया जाने लगा तो सौंदर्या का जीना दूभर हो गया। बारादरी में तो ऐसा कुछ होने पर पड़ोसी मिलकर बात को सुलझाने का प्रयत्न करते थे, पर यहाँ तो भास्कर ने साफ कह दिया था कि वह इस झमेले में नहीं पड़ने वाला, और वह कानों में रुई के फाहे लगाकर चैन की नींद सोता था। पड़ोसियों के पचड़े में न पड़ने के अपने फैसले पर भास्कर भी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाया। हुआ यूँ कि कार्यालय से लौटते समय अपने फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट के पड़ोसी धीरज द्वारा अपनी पत्नी पर लात घूंसों की बरसात को भास्कर सह नहीं सका था। उसने लपक कर उसका गिरेबान पकड़ा था और 2-4 हाथ जमा दिए। मैं तो आपको सज्जन इंसान समझता था, पर आपका व्यवहार तो जानवरों से भी गया गुजरा निकला। भास्कर ने पड़ोसी की बाँह इस प्रकार मरोड़ी कि वह दर्द से कराह उठा था। भास्कर ने जैसे ही धीरज का हाथ छोड़ा तो वह शेर हो गया। आप होते कौन हैं हमारे व्यक्तिगत मामलों में दखल देने वाले? मेरी पत्नी है वह, मेरी इच्छा, मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं। लानत है तुम्हारे पति होने पर, जो मारपीट को ही अपने कर्तव्य की इत्री समझ लेते हो। दांत पीसते हुए भास्कर पड़ोसी की ओर बढ़ा।
पर दूसरे ही क्षण वैदेही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी थी। भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे बीच पड़कर नई मुसीबत न खड़ी करें। भास्कर को झटका सा लगा था। दूसरी ओर अपने फ्लैट का द्वार खोले सौंदर्या खड़ी थी। वैदेही पर एक पैनी नज़र डालकर भास्कर अपने फ्लैट की ओर मुड़ गया था। सौंदर्या उसके पीछे आई थी। वह सौंदर्या पर ही बरस पड़ा था। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पड़ोसियों से सहानुभूति रखने की। अपने काम से काम रखो। पड़ोस में कोई मरे या जिए, नहीं सहन होता तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, कानों में रुई डाल लो और चैन की नींद सो जाओ। सौंदर्या भास्कर की बात भली प्रकार समझती थी। उसका क्रोध सही था, पर चुप रहने के अलावा किया भी क्या जा सकता था। धीरे धीरे सौंदर्या और वैदेही के बीच मित्रता पनपने लगी थी। क्या है वैदेही, ऐसे भी कोई अत्याचार सहता है क्या? सिर पर गुलम्मा पड़ा है, आंखों के नीचे नील पड़े हैं, जगह जगह चोट के निशान हैं। तुम कुछ करती क्यों नहीं? एक दिन सौंदर्या ने पूछ ही लिया था। क्या करूं दीदी, तुम ही बताओ। मेरे पिता और भाइयों ने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे तो लगता है एक दिन ऐसे ही मेरा अंत आ जाएगा। क्या कह रही हो? इस आधुनिक युग में भी औरतों की ऐसी दुर्दशा? मुझे तो तुम्हारी बातें आदिम युग की जान पड़ती हैं। समय भले ही बदला हो दीदी, पर समाज नहीं बदला। जिस समाज में सीता द्रौपदी जैसी महारानियों की भी घोर अवमानना हुई हो, वहाँ मेरी जैसी साधारण औरत किस खेत की मूली है? मैं नहीं मानती। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान न करें तो दाम्पत्य का अर्थ ही क्या है? हमारे समाज में यह संबंध स्वामी और सेवक का है, वैदेही बोली थी। बहस में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। इतनी अच्छी बातें करती हो तुम, पर धीरज को समझाती क्यों नहीं? सौंदर्या मुस्कुरा दी थी। समझाया इंसान को जाता है, हैवान को नहीं। वैदेही की आंखें डबडबा आईं और गला भर आया था। सौंदर्या गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर बेंच पर बैठी थी कि चौंक कर उठ खड़ी हुई। अचानक ही वर्तमान में लौट आई वह। मरीज को होश आ गया है, सामने खड़ी नर्स कह रही थी। आप चाहें तो मरीज से मिल सकती हैं। सौंदर्या को देखते ही वैदेही की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मैं घर चलता हूँ, कल काम पर भी जाना है, भास्कर ने कहा। भाई साहब, अब भी नाराज हैं क्या? कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए इस अभागिन को। वैदेही का स्वर बेहद धीमा था, मानो कहीं दूर से आ रहा हो। गांधीनगर में मेरी बहन रहती है, उसे आप फ़ोन कर दीजिएगा। इतना कहकर वैदेही ने फ़ोन नंबर दिया, पर वह चिंतित थी कि न जाने कब तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। भास्कर घर पहुंचा तो धीरज वापस आ चुका था। उसे देखकर बाहर निकल आया। वैदेही कहाँ है? उसने प्रश्न किया। कौन वैदेही? मैं किसी वैदेही को नहीं जानता, भास्कर तीखे स्वर में बोला। देखो, सीधे से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को सूचित करूंगा, धीरज ने धमकी दी। उसकी चिंता मत करो, पुलिस तुम्हें खुद ढूंढती आ रही होगी। वैसे तुम्हारी पतिव्रता पत्नी तो तुम्हारे विरोध में कुछ कहेगी नहीं, पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भास्कर का क्रोध हर पल बढ़ता जा रहा था। तभी भास्कर ने देखा कि उस माउंट अपार्टमेंट के फ्लैटों के दरवाजे एक एक कर खुल गए थे और उनमें रहने वाले लोग मुट्ठियां ताने धीरज की ओर बढ़ने लगे थे। इस राक्षस को सबक हम सिखाएंगे, वे चीख रहे थे। यह सब देखकर भास्कर के होठों पर मुस्कान तैर गई। इस सभ्य सुसंस्कृत लोगों की बस्ती में भी मानवीय संवेदना अभी पूरी तरह मरी नहीं है। उसे वैदेही और उसकी बच्चियों के भविष्य के लिए आशा की नई किरण नजर आई। उधर धीरज वहां से भागने की राह न पाकर हाथ जोड़े सबसे दया की भीख मांग रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।